A very good morning to all of you. Once again, here comes Saurav Kumar, and I'll be talking about IT, that is information technology. Information technology में we have done lots of things. We have we have finished Unit 1. Unit 1 के कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम लोगों ने वैसे क्वेश्चंस भी किए हैं जो कि यूजुअली नॉर्मली क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। काफ़ी जो क्लास में जो रिवीजन जिसको बोलते हैं, जिन बच्चों के छूट जाते हैं कई सारे क्लासेस, उनके लिए भी ये एक बढ़िया रिवीजन टाइम है। तो आई होप कि दैट यू ऑल मस्ट हैव बीन स्टडिंग, और साथ ही साथ जो है आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग जो है कई सारे और भी सब्जेक्ट्स करने हैं। तो यही 10 दिन बचे हैं। इन दिस 10 days यू नीड टू ब्रश अप एवरीथिंग। हर सब्जेक्ट को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए कम से कम एग्ज़ाम के पहले। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने दिए जा रहे हैं, केवल मेरे सब्जेक्ट के नहीं, बाकी के सब्जेक्ट्स के भी एकदम बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और याद रखिए कि आपका यही 10 दिन का जो मेहनत है वो आगे काम आने वाला है। बिल्कुल यही 10 दिनों की मेहनत, क्योंकि ये 10 दिन मेहनत अगर आपने कर लिया तो ऑब्वियसली आप लोग 75% से ऊपर ज़रूर ले आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बट यस, अगर पहले से कुछ किया हुआ हो तो, अगर पहले से कुछ किया हुआ नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा दिक्कत में फंस सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत में नहीं फंसेंगे। ये 10 दिन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको दिन बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑलमोस्ट यूनिट 1 में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें की है, मेमोरी वगैरह तक हम लोगों ने कर लिया था। तो अभी कुछ हार्ड डिस्क वगैरह कर लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे डिजिटल इंडिया पोर्टल वगैरह है सिलेबस में, ये भी चीज़ कर लेंगे। और आज हम लोग यूनिट 1 किसी भी हालत में आज ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद हम लोग यूनिट 2 में चलेंगे। लेट्स सी हाउ मच टाइम वी हैव। तो लेट्स स्टार्ट। आई विल बी स्टार्टिंग अप विथ क्वेश्चन नंबर 10। हम लोगों ने ऑलरेडी जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक किया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सामने अब आने वाला है। ये देखिए, फ्रंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, बैक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, सब कुछ हमने कर लिया था। और ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ख़त्म होने के बाद जो है उसके जितने भी डिफरेंट जो आपके जो लेबलिंग है, उन सब चीज़ों को हमने डिफ़ाइन कर दिया था। हूबहू आप लोग जो है ऐसा ही लिखेंगे ताकि एग्जामिनर्स आपके तरफ अट्रैक्ट हो, आपके आंसर की तरफ अट्रैक्ट हो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे सके। नेक्स्ट देखेंगे, ये बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम है। बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट भी हम लोगों ने कर लिया है। अब आपका जो नया क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं। वेबसाइट को एक्सप्लेन करना है, वेब सर्वर को एक्सप्लेन करना है, सर्च इंजन को एक्सप्लेन करना है, ब्लूटूथ क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, मोबाइल हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। ये सब प्रोबेबल क्वेश्चंस है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। डिफाइन द फॉलोइंग, 4 नाम दे दिया, 5 नाम दे दिया, है ना। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन आना ही आना है। कई बार आप लोग पिछले कई सालों के अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे। और याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रहे, अगर 4 नंबर का है और 4 डिफाइन करना है, या फिर 4 नंबर का है और 2 ही डिफाइन करना है, तो ट्राई टू ब्रेक इट इनटू 2 मार्क्स। ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर 2 को डिफाइन करने के लिए दिया तो एक 3 नंबर का और दूसरा 1 नंबर का, ऐसा नहीं होगा। ईच एंड एवरी डिवीजन विल हैव इक्वल इम्पॉर्टेंस, तो सभी का इम्पॉर्टेंस है। तो अब हम लोग जो है चलेंगे वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट क्या है, लेट्स वॉच आउट। वेबसाइट समझिएगा, वेबसाइट क्या होता है? वैसा साइट जिसके ऊपर हम लोग जाते हैं, जैसे www.yahoo.com, ये एक साइट है। rediff.com, www.rediff.com, ये एक वेबसाइट है। आपका जितना भी www.facebook.com, www.askme.com, www.
आपका जो कॉलेज का वेबसाइट है, ये सारे वेबसाइट हैं, इन सभी का कहीं ना कहीं एक स्टोरेज पॉइंट है जहाँ की कई सारे इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिए गए हैं और ये सारे इंफॉर्मेशंस जो है वो आपको डिस्प्ले कर दिए जाते हैं और सारे के सारे इंफॉर्मेशंस आपके पास कई रूप में जो है आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख पाते हैं। यहाँ पर आपके सामने है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट क्या होता है? बिल्कुल ही बड़ा ही बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। तो इसका मतलब ये है कि कई सारे वेब पेजेस से ये बनता है, कई सारे वेब पेजेस से बनता है। कई सारे वेब पेजेस का कहने का मतलब ये है कि हर एक वेब पेज जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाता है। जो भी अगर ये भी एक पेज हमने बनाया है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने एक पेज लिखा है तो दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेज। अगर उसको हम चाहें तो हम लोग उसको वेबसाइट पे डाल सकते हैं और अगर ऐसा हम लोग करते हैं इसका मतलब ये है कि हम लोग कई सारे वेब पेजेस बना सकते हैं। और वेब पेजेस जब हम लोग कई सारे बना सकते हैं इसका मतलब ये है कि जो वेबसाइट होगा उसमें कई सारे वेब पेजेस होंगे और कई सारे वेब पेजेस अगर होंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी वेब पेजेस बनेंगे वो सब इलेक्ट्रॉनिक पेजेस होंगे और उन सभी का जो समूह है वही आपका एक वेबसाइट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। तो यहाँ पर it is a collection of publicly accessible interlinked web pages that share a single domain name। कहने का मतलब ये है कि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक पेज जो है वो एक साथ होते हैं और एक ही नाम के अंदर होते हैं। जैसे आपका अगर कोई कॉलेज का होगा जीपी जहानाबाद, ngpp.ac.in मतलब न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक .ac.in, अगर इस तरीके का कोई भी वेबसाइट है तो ये वेबसाइट से होगा क्या कि जितने भी वेबसाइट्स होंगे इन सब के अंदर कई सारे पेजेस होंगे। जैसे आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज का कई सारा पेज होगा, एक ही पेज तो होगा नहीं जिसमें कि आपके कॉलेज का नाम लिखा होगा और उसके बाद उसमें कुछ नहीं होगा। कई सारे होंगे, जैसे फैकल्टी कितने हैं, आपके ब्रांचेस कितने हैं, आपका कौन कौन सा ब्रांच है, हर ब्रांच का एक अलग अलग पेज होगा। तो ऑल दोज पेजेस आर कॉल्ड एज वेब पेजेस। हर वेब पेज को मिला करके एक वेबसाइट बनता है जो कि आपका कॉलेज का वेबसाइट, और ये सारे वेब पेज उसी वेबसाइट के अंतर्गत होते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग और यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल, ग्रुप, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। मतलब कई सारे काम को करने के लिए हमारे पास वेबसाइट होते हैं और कई सारे काम जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग वेब सर्वर का प्रयोग करते हैं। ये जो वेबसाइट होते हैं ये कहीं ना कहीं तो स्टोरेज पॉइंट देंगे। कहाँ होगा ये? तो कहीं ना कहीं वेब सर्वर पर होगा और ये जो वेब सर्वर है ये एक स्टोरेज पॉइंट है जहाँ पर कि काफ़ी बड़े स्टोरेज, जैसे आप लोग गूगल ड्राइव को यूज़ करते हैं, राइट? तो दैट इज़ ऑल्सो अ सर्वर जहाँ पर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हो। तो ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वेब पेजेस जो है वो वेब सर्वर के ऊपर होता है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा तो वेब पेज क्या है उसको भी हमने एक्सप्लेन किया है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक पेज अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब www पे कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पेजेस हैं जो कि किसी न किसी वेबसाइट पे होते हैं। वेब पेजेस आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर। कहाँ स्टोर होते हैं? वेब सर्वर पर। अभी हमने बताया है इसको, है ना। एंड कैन बी व्यूड ओनली वेब ऑन अ वेब ब्राउजर। तो यूजिंग अ वेब ब्राउजर, एक वेब ब्राउजर को हम लोग अगर एक वेब ब्राउज़र हम लोग के पास है तो उसके ज़रिए हम लोग इन वेब पेजेस को खोल सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं www के माध्यम से, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से किसी न किसी साइट पे जा सकते हैं और उस साइट के ज़रिए हम लोग सारे वेब पेजेस को व्यू कर सकते हैं। A web page can contain huge information. Obviously, एक जो वेब पेज है
वो कई बड़े बड़े इंफॉर्मेशंस को, कई सारे इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है। और ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वेब पेज के थ्रू ही हम देख पाते हैं, जो कि कहाँ से खोला जाता है, वेब ब्राउज़र के माध्यम से खोला जाता है। और इन वेब पेजेस में होता क्या क्या है, द वेब पेज कैन कंटेन ह्यूज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, हाइपरलिंक हो सकते हैं, तो कई सारे चीज़ें इसमें हो सकती हैं। वेब सर्वर क्या होता है, जितने भी वेब पेजेस हुआ उसको एक साथ कहीं पे रख दिया या किसी सर्वर पे रख दिया, जहाँ पर कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टोरेज पॉइंट होगा। अगर उसको रख देते हैं हम लोग तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग एक वेब सर्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट यूजेस HTTP हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है HTTP कहलाता है। और ये प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट, जो हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, वी आर क्लाइंट, तो हम लोग जैसे क्लाइंट जो है ऐसे जब कोई वेब पेज खोलते हैं तो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए वो सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके हमारे पास लाता है। ठीक है, और ये जो है www के माध्यम से होता है, वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से होता है। द मेन जॉब ऑफ अ वेब सर्वर इज़ टू डिस्प्ले वेबसाइट। मेन काम क्या है कोई भी वेब सर्वर का, कि वो वेबसाइट का कंटेंट जो है डिस्प्ले करे। और ये जो है कई सारे चीज़ों को रखता है, जैसे HTTP के अलावे हमारे पास SMTP का प्रोटोकॉल भी है। SMTP प्रोटोकॉल भी है। वेब सर्वर ऑल्सो सपोर्ट SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। जब भी हम लोग मेल भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे जीमेल के ऊपर हमने अगर कोई मेल भेजा, तो अगर जीमेल के ऊपर भेजा है तो वो कहाँ कैसे जाएगा, फॉलो करेगा SMTP को, क्या, किसको, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, और उसके ज़रिए जो है हमारा जितना भी डेटा है वो जाएगा। करेक्ट है। अब आगे देखिए, कहता है कि जो वेब सर्वर्स हार्डवेयर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट अलाउज डेटा टू बी एक्सचेंज्ड विथ अदर कनेक्टेड डिवाइसेस। तो जो हमारा वेब सर्वर है वो क्या होता है, इंटरनेट के जरिए कई सारे कंप्यूटर से जुड़ जाता है, और जिसको जो डेटा चाहिए वो डेटा हमसे प्राप्त कर सकता है या किसी भी सर्वर से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग वेब सर्वर करते हैं। वेब सर्वर समझिएगा, अब मैं प्लेन हिंदी में बता रहा हूँ, ये तो मैंने लिखा हुआ है, समझिएगा कि वेब सर्वर क्या है। वेब सर्वर बेसिकली क्या है कि जितने भी कंटेंट, हमने एक वेबसाइट बनाया, तो हम वेबसाइट जब बनाएंगे उसको कहाँ डालेंगे कि लोग देख सकें, नेटवर्क पे डालेंगे। नेटवर्क किस से कनेक्टेड है, हमारे और आपके जैसे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो वैसा ही हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क होता है। वैसा ही हार्ड डिस्क कई सारे हम लोगों को एक जगह लगा के रख ले तो उसको हम लोग सर्वर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सर्वर, क्योंकि भैया उसी हार्ड डिस्क में ही सारा चीज़ स्टोर्ड रहता है। मान लिया फेसबुक है, फेसबुक पे आप जितने भी कंटेंट डालो, अपने फ़ोटोज़ डालते हो, अपने वीडियोज़ डालते हो, यूट्यूब पे कंटेंट डालते हो, वीडियोज़ डालते हो, तो इन सब का अपना अपना सर्वर है। हर कंपनी का अपना अपना सर्वर है। तो हर कंपनी अपना अपना एक स्टोरेज पॉइंट बना के रखा हुआ है। ये स्टोरेज क्या है, नया नया हार्ड डिस्क, कई सारे हार्ड डिस्क को रोज़ लगाया जा रहा है ना, जिसमें कि सारे कंटेंट को स्टोर करते हैं, और सारे कंटेंट इनक्रिप्टेड होते हैं। मतलब डिजिटली इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि सारे के सारे जो कंटेंट हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर्ड हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है वेब सर्वर। आगे देखिएगा है सर्च इंजन, है ना, क्वेश्चन में भी था। देखिए आपका सर्च इंजन है डी, तो सर्च इंजन को मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन बेसिकली किसी भी कंपनी का हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर्च इंजन केवल और केवल गूगल का होगा, नहीं। गूगल इज जस्ट अ कंपनी जिसने एक आपको ऑप्शन दिया या एक सॉफ्टवेयर प्रदान किया कि सर्च इंजन का भी एक हमारे पास ऑप्शन है, आप चाहिए तो सर्च कर लीजिए। लेकिन
ऐसे ऐसे कई सारे हैं। याहू सर्च अलग है, askme.com अलग है, कई सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन उन सारे सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा जो बनाया गया है, सबसे बढ़िया जो सर्च इंजन है वो है गूगल का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ में है और सर्च इंजन गूगल का सबसे ज़्यादा यूज में है। इसीलिए लोग ऐसा समझते हैं इसको कि सर्च इंजन इज़ द ओनली सर्च इंजन, मतलब गूगल इज़ ओनली द सर्च इंजन। नहीं, बट ऐसा नहीं है। हर कंपनी अलग अलग अपना सर्च इंजन बना सकती है, कोई भी बना सकता है। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने सर्च इंजन बनाया है। यहाँ पर जो सर्च इंजन की हम बात कर रहे हैं वो सर्च इंजन है क्या? होता क्या है कि जब भी हम कोई वर्ड सर्च इंजन में डालते हैं तो वो वर्ड पूरे जितने भी वेबसाइट के कंटेंट है वो सब से मिलाया जाता है कि आखिर ये वर्ड कहाँ कहाँ लिखा गया है, और उसके अनुसार वो हर वेबसाइट को लिया जाता है और उसको रैंक कर दिया जाता है और रैंक करके हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। जितना ज़्यादा वर्ड्स सबसे मैच करेगा या जितना ज़्यादा बार उस पर्टिकुलर वेबसाइट को खोला गया है उसको वो सबसे पहले रखता है ना। तो एक समझिए कि टाइमर का काउंटर भी है, वो काउंट करता रहता है कि कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च किया और इस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करने के बाद सबसे पहले कौन सा वेबसाइट इन्होंने सर्च किया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार वेबसाइट व्यू किया जाता है उसको नंबर 1 पोजीशन दे दिया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर एक्सेस्ड ऑन द इंटरनेट दैट सर्चेस अ डेटाबेस। ये क्या करता है कि हमारे डेटाबेस को सर्च करता है। डेटाबेस में क्या सर्च करता है? जो दिया गया वर्ड, जो सर्च किया गया जो वर्ड है उसको जो है ये सर्च करता है। डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स क्वेरी। जो भी यूजर का जो खोज रहा है यूजर, वो अगर वर्ड देता है तो उस वर्ड को खोज लिया जाता है। द इंजन प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स। इंजन क्या करता है? एकदम सेम चीज़ जो मैंने अभी बातें कही है वही चीज़ें लिखी हुई है। क्या करता है द इंजन प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स। वो पूरे लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स खोजता है उस वर्ड से रिलेटेड। याद रखिएगा, उस वर्ड से रिलेटेड खोजता है। कहने का मतलब कि हमने अगर कोई वर्ड खोजा है CAT, कैट, कैट मतलब बिल्ली होना चाहिए यही, लेकिन अब जब आप सर्च करेंगे CAT तो कैट मतलब बिल्ली, चूंकि सब लोग जानते हैं, सब लोग सर्च नहीं करते हैं कैट मतलब बिल्ली। आप जब कैट लिखिएगा तो वो आएगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कैट्स, जो कैट का एग्जाम होता है उसको वो सर्च करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा बार कैट मतलब बिल्ली नहीं देखा गया। कैट, CAT, कैट वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बातें कर रहा है। हालांकि आपको बिल्ली वाला भी दिखेगा, कैट मतलब बिल्ली जो होता है वो भी आपको दिखेगा साइट पर सर्चिंग के द्वारा, लेकिन मैं बातें बता रहा हूँ कि कैसे सर्च इंजन को पता चलता है कि कौन सा कंटेंट दिखाना है और कौन सा नहीं दिखाना है। तो जो सबसे ज़्यादा व्यू किया जाएगा उसको वो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, दूसरा वाला दिखेगा, तीसरा वाला दिखेगा। तो यही सब सारी चीज़ें। तो इसमें जो सर्च इंजन होते हैं इसमें वही है, द फर्स्ट सर्च इंजन एवर डेवलप्ड कंसिडर्ड आर्ची। आर्ची नाम का जो है सबसे पहले सर्च इंजन बना था, विच वॉज यूज्ड एज सर्च फॉर FTP। तो जितने भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हैं उसके लिए ये बना था। बाद में जो है टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन भी बन गया, वेरोनिका वगैरह सब बना। करेंटली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है वो सर्च इंजन क्या है? गूगल। उसके बारे में भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही कई सारे सर्च इंजन है, AOL, askme.com, बाइडू, बिंग, डकडकगो, याहू, कई सारे ऐसे सर्च इंजन। अब सर्च इंजन काम किस पे करता है? तो सर्च इंजन जो काम करता है ना वो 3 चीज़ पे काम करता है। यही 3 चीज़ है। क्या क्या है? क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्राउलिंग क्या होता है? क्राउलिंग होता है ऐसे कंटेंट जिसको कि आपने खोजा है उसको क्या करता है कि पूरे कोड, देखिए कोई भी वेब पेज बनता है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग होती है, तो वो प्रोग्रामिंग के कोड्स को क्या करता है, उस कोड प्रोग्रामिंग के कोड के साथ मैच कराता है ना, तो उसको क्राउलिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा है इंडेक्सिंग।
कितना जब सर्च हो जाता है तो सर्च करने के बाद उसको जो है देखता है नंबरिंग करके। जैसे मान लिया कैट हमने खोजा था तो पहले सी से मैच कराएगा, फिर ए से मैच कराएगा, फिर टी से मैच कराएगा। तो उस तरीके से इंडेक्सिंग करता है और उसके बाद जो भी सर्चेस आते हैं उसको क्या करता है, रैंक प्रोवाइड करता है, कौन सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था, ये रैंकिंग के द्वारा किया जाता है। तो यही 3 मेन चीज़ें हैं, क्राउलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है? बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइसेस या फिर कनेक्टिंग डिवाइसेस बोलिएगा। बहुत सारे ऐसे कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लूटूथ इज ऑल्सो अ मीडियम। ब्लूटूथ क्या है? एक मीडियम है। तो ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक वायरलेस कम्युनिकेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ इज़ अ शॉर्ट रेंज, बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ नहीं है। इसका शॉर्ट रेंज 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 50 मीटर्स ऐसे रेंज होता है इसका। ब्लूटूथ इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डिवाइसेस such as mobile phones, computers and peripherals to transmit data। तो हम लोग जो है ट्रांसमिट करवा सकते हैं डेटा को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम लोग इसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस कहे तो 10, 20, 50 मीटर पर, है ना। द पर्पस ऑफ ब्लूटूथ इज़ टू रिप्लेस केबल्स। बेसिकली जो पर्पस है ब्लूटूथ का वो ये है कि हमारे पास कई सारे अब इतने ज़्यादा इक्विपमेंट हो गए हैं हमारे पास कि सभी चीज़ों में हमारे पास जो है वायर्स लगते हैं। अब एक तो कंप्यूटर आप लगाइए, उसमें इतने सारे डिवाइसेस लगाने पड़ते हैं कि 10-20 वायर लगाना पड़ जाता है। अब इन सभी वायर को अगर हमें हटाना है तो हम लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल करेंगे, वायर्स रिमूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वायर्स जो है, जो ब्लूटूथ होता है ये कम डिस्टेंस पे काम करता है और कम ही डिस्टेंस पे हमें कंप्यूटर में चाहिए। तो कई सारे ऐसे डिवाइसेस जो है हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस सब ब्लूटूथ पे काम करते हैं। कई बार जो है हम लोग वायरलेस जो कीबोर्ड माउस बोलते हैं वो सब ब्लूटूथ पे काम करते हैं। और भी ऐसे कई सारे डिवाइसेस हैं जैसे हेडफोन वगैरह सब आ गया है। तो ये भी जो है आपका ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है। आगे देखिए, आगे है वाईफाई। वाईफाई क्या होता है? वाईफाई इज ऑल्सो अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। क्या है? वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी कहने का मतलब ये है कि जो आपका डेटा है, वाईफाई इज अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स। मतलब ऐसे कई सारे डिवाइसेस हैं जिसको कि जो है हम लोग कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो है वो अलाउ कर है ऐसे डिवाइसेस जिसमें कि आपका वायरलेसली अटैच हो सकते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल डिवाइसेस हो गए, स्मार्टफोन्स जिसमें आता है। कई सारे वाईफाई जो हैं आपको वॉच मिल जाएंगे, जो आपका स्मार्ट वॉच जो आने लगा है वो जो है वॉचेस भी जो है वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट हो जाते हैं। तो कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू जो है ये चीज़ें काम कर रही है। इट अलाउज दिस डिवाइसेस एंड मेनी मोर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो डिवाइसेस है वो अलाउ करते हैं कि कई सारे दूसरे डिवाइसेस को इट अलाउज डिवाइसेस एंड मेनी मोर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ अनदर क्रिएटिंग अ नेटवर्क। तो एक साथ जो है कई सारे नेटवर्क को भी क्रिएट कर पाते हैं हम लोग। तो वाईफाई इज़ बेसिकली अ गुड सोल्यूशन टू ट्रांसफ़र मैसेजेस इन अ फास्ट मेथड। मतलब ब्लूटूथ से बेहतर है, लेकिन इसका भी कोई ना कोई रेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ 0 to 2 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स ऐसे है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है। वैसे ही मोबाइल हॉटस्पॉट जिसको बोलते हैं, ये भी एक जरिया है। मोबाइल हॉटस्पॉट भी एक कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें कि वायरलेसली हम लोग कनेक्ट करते हैं कई सारे डिवाइसेस को। तो आपने देखा होगा कि जो मोबाइल हॉटस्पॉट है वो हम लोग मोबाइल में भी ऑन करते हैं और कई सारे फ़ोन्स को हम लोग इंटरनेट के प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे चीज़ जो है हम लोग मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए करते हैं। यू शेयर योर वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन विथ अदर डिवाइसेस। तो वायरलेस
कनेक्शन जो नेटवर्क होता है उसको जो है हम लोग किसी दूसरे डिवाइस के साथ भी हॉटस्पॉट के जरिए हम लोग शेयर कर सकते हैं। अ पोर्टेबल वाईफाई हॉटस्पॉट इज़ अ मोबाइल हॉटस्पॉट ऑब्टेन्ड थ्रू सेल फोन। तो जनरली जो है सेल फोन में जो हॉटस्पॉट दिया रहता है ये ज़्यादा यूटिलाइज होता है ना। इट इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट यूज सेल्यूलर टावर्स। तो यहाँ पे जो बहुत ही छोटा डिवाइस है जो कि सेल्यूलर टावर्स को ब्रॉडकास्ट करता है हाई स्पीड पे 3G और 4G बैंड पे। अगर ये इसको करना है मतलब कम्युनिकेट करना है ना, ट्रांसमिट करना है डेटा, तो 3G और 4G ब्रॉडबैंड सिग्नल्स को भी ये जो है मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए हम लोग ट्रांसमिशन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। इंटरनेट वेयर एवर यू ट्रैवल सिमिलर। एक मिनट देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, विच इन टर्न सीमलेसली कनेक्ट्स टू द इंटरनेट। यहाँ पर जो है कई सारे ऐसे डिवाइसेस के बारे में बातें की गई है जिसके पास अपना इंटरनेट नहीं है, लेकिन क्या होता है मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट हम लोग कंप्यूटर के साथ जोड़ दिए, किसी लैपटॉप के साथ जोड़ दिए या फिर टैबलेट के साथ जोड़ दिए, और उसके बाद जो है उसमें भी हमारे पास ये डिवाइसेस में भी इंटरनेट आ जाता है और 3G 4G पे हम लोग काम करने लग जाते हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी। तो मोबाइल हॉटस्पॉट ये सब कहानी टाइप का है, इसको एकदम बिल्कुल याद रखिए, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाइएगा, एक एक लाइन पढ़ते जाइए, समझते जाइए। आपको मैंने क्वेश्चन और आंसर्स भी भेज दिया है टिल क्वेश्चन नंबर 11 आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है। ये सब सारी चीज़ें आपको मैं भेज चुका हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरा का पूरा PDF में है और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हर चीज़ आपके पास है, बस केवल आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक है। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर HDD, मतलब हार्ड डिस्क क्या होता है ना, हार्ड डिस्क क्या होता है एंड हाउ डू दे वर्क, और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि हार्ड डिस्क दिखता कैसा है। इस तरीके का हार्ड डिस्क दिखता है। अगर हम लोग खरीदने जाते हैं तो ऐसा मिलता है, अगर इसको खोलते हैं तो फिर ऐसा दिखेगा। ठीक है। इसका इंटरनल आर्किटेक्चर भी देखेंगे हम लोग, है ना। तो मैग्नेटिक, इसमें क्या होता है कि ये मैग्नेटिक, ये जो आपका डिस्क है ये मेटल डिस्क होते हैं, इसीलिए इसको हार्ड डिस्क बोला जाता है, क्योंकि मेटल का बना हुआ होता है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर मैग्नेटिक मीडिया दैट स्टोर एंड रिट्रीव डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जब स्टोर कर देते हैं तो स्टोर करने के बाद इसको रीड भी कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है। आगे देखिए, हार्ड डिस्क आर मैग्नेटिक मीडिया दैट स्टोर एंड रिट्रीव डिजिटल डेटा। इट्स आर्किटेक्चर इज रिजिड, रिजिड मतलब कड़ा होता है, रैपिडली रोटेटिंग डिस्क। तो यहाँ पे जो है जो डिस्क आपको सामने दिख रहा है ये रोटेट करते हैं, है ना। दीज आर ऑल रोटेटिंग। और प्लैटर्स हेल्ड इन प्लेस बाय स्पिंडल्स, मतलब एक के ऊपर एक कई सारे डिस्क आपको दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि एक के ऊपर एक कई सारा डिस्क रखा हुआ है। ठीक है। These platters are not magnetic but are coated with magnetic material। कहता है कि ये जो प्लेट्स हैं ये मैग्नेटिक नहीं होते हैं, बल्कि इसको कोट कर दिया जाता है। ये प्लेट जो है इनको कोट कर दिया जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल से कोट कर दिया जाता है। अब जब मैग्नेटिक मटेरियल से कोट कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। मैग्नेटिक हेड्स और एक्चुएटर्स, इसको एक्चुएटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक हेड्स ऑन एक्चुएटर्स आर्म्स मूव ओवर द प्लैनेट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक हेड्स ऑन एक्चुएटर्स आर्म्स मूव ओवर द प्लैटर, मतलब कि जो आपका आर्म्स है बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो आर्म्स है उसमें क्या है, मैग्नेटिक एक्चुएटर्स हेड्स लगा हुआ है, और उसी के जरिए जो है डेटा को रीड किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है कि कहाँ पर डेटा बिट्स एंड बाइट्स में स्टोर्ड है। रीड राइट बाइनरी डेटा बिट्स एंड बाइट्स डिटेक्टिंग चेंजेस इन द मैग्नेटाइजेशन ऑन द प्लैटर, मतलब वो चेंज देखता है कि मैग्नेट का जो चेंजेस है वो कहाँ कहाँ मैग्नेट चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से उसको चेंज करता रहता है। डिस्क्स आर
ऑफ कोर्स नॉन वोलाटाइल एंड विल नॉट लूज स्टोर्ड डेटा। अब यहाँ पे ये जो है ये परमानेंट इन नेचर है, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं वो परमानेंट इन नेचर होता है। और जब परमानेंट इन नेचर होता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल, उसको हम लोग कह सकते हैं नॉन वोलाटाइल। तो डिस्क आर ऑफ कोर्स नॉन वोलाटाइल, और जो चीज़ नॉन वोलाटाइल या परमानेंट रहेगा उसमें एक बार डेटा स्टोर कर दिया जाए तो वो डिलीट नहीं होगा। तो डिस्क आर ऑफ कोर्स नॉन वोलाटाइल एंड विल नॉट लूज स्टोर्ड डेटा व्हेन द पावर गोज ऑफ। तो यहाँ पर जब पावर चला भी जाएगा तब भी डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है। स्टोरेज प्रोफेशनल्स ऑफन रेफर्स HDD स्पिनिंग डिस्क। तो कहने का मतलब है कि कई सारे प्रोफेशनल जो है वो हार्ड डिस्क को स्पिनिंग डिस्क भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ये रोटेट करता रहता है, जितनी देर तक ऑन रहता है कंप्यूटर उतनी देर तक हार्ड डिस्क ऑन मतलब घूमता रहता है, इसीलिए इसको स्पिनिंग डिस्क भी कहते हैं। आगे देखिएगा तो पूरा हार्ड डिस्क का आपको इंटरनल आर्किटेक्चर बता दिया गया है, और इसी तरीके से आप लिखेंगे भी, एग्जामिनेशन में भी आप इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि प्लेट, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट के ऊपर तीसरा प्लेट, कैसे जो है एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट तीसरा प्लेट रखा हुआ है। और ये जो है आपके मैग्नेटिक हेड्स लगे हुए हैं, ये मूविंग आर्म है ना, ये होता है स्पिंडल, एक के ऊपर एक जिस पे रखा हुआ है। अब उसी को थोड़ा सा जो है और विस्तार से बताया गया है, इसमें गोल गोल अंदर में बने होते हैं जिसको कि ट्रैक्स कहा जाता है, जो कि मैंने यहाँ भी दिखाया है, ट्रैक्स है ना। ये क्या है, ये सब ट्रैक्स हैं। उसके बाद सेक्टर्स होते हैं, ये जो जो ट्रैक्स है वो बटा हुआ होता है डिफरेंट सेक्टर्स में। इसको देखिए ऐसे ऐसे बांट दिया गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेक्टर हुआ, देखिए यहाँ डिस्क सेक्टर लिखा हुआ है ना, और ये पूरा डिस्क का सेक्टर हुआ। अगर एक सिंगल सेक्टर की बात करें तो एक जो आपका ट्रैक है उसका, तो उसको ट्रैक सेक्टर बोलते हैं। ये देखिए ट्रैक सेक्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी नाइसली एक्सप्लेन, बहुत बढ़िया से यहाँ पर सब कुछ दिया गया है ताकि आप लोग कहीं भी कोई भी चीज़ें मिस ना करें। हार्ड डिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपेसिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी। तो हार्ड डिस्क में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें की कैपेसिटी होता है, परफॉर्मेंस कैसा है और उसका रिलायबिलिटी कितना है, वो सब जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जनरली जो है इंडस्ट्री में हम लोग मेज़र करते हैं हार्ड डिस्क को कैपेसिटी के अनुसार। कैपेसिटी के अनुसार कहने का मतलब ये है कि हार्ड डिस्क जो है कितना स्टोरेज रख पाता है। जैसे मान लिया कि जनरली जो स्टोरेज अभी यूज़ हो रहा है वो 1 TB हो रहा है, मतलब वो 1 टेराबाइट, जिसमें कि कितने होते हैं 1000 GB उसमें रहते हैं। तो 1000 GB का स्टोरेज अगर है तो उसको जो है 1 TB कहा जाता है। लेकिन कई सारे कमर्शियल हार्ड डिस्क भी आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कमर्शियल हार्ड डिस्क। कमर्शियल हार्ड डिस्क क्या होते हैं? ऐसे हार्ड डिस्क जिसको कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज के लिए होता है, और एक एक हार्ड डिस्क में 12 TB मतलब 12 TB उसमें रखते हैं। ये सब बेसिकली कमर्शियल हार्ड डिस्क। कमर्शियल हार्ड डिस्क कहने का मतलब वही सर्वर की बातें हो रही है, जो सर्वर्स वगैरह होते हैं, सर्वर्स वगैरह इसमें देख लिए जाते हैं। सर्वर्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं, वो यही TB की बातें करते हैं। ठीक है। अब आप देखिएगा कि कई सारी चीज़ें इसमें दी गई है, पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। इन सब डायग्राम्स को आपको बनाना होगा अगर हार्ड डिस्क के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर देखिएगा कि डिस्क को क्या बोला गया है, वही चीज़ जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया उसको लिखा गया है। डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, ईच ट्रैक हैज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट आउटर ट्रैक्स आर बिगर दैन द इनर ट्रैक। ऑब्वियसली जो आउटर ट्रैक होगा वो बड़ा होगा अंदर वाले ट्रैक से। ठीक है। वेयर एज द बिट्स आर स्पार्सली अरेंज्ड सेक्टर्स ऑफ द आउटर ट्रैक्स, कई सारे बिट्स एंड बाइट्स जो है वो स्टोर होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो अंदर में जो ट्रैक होंगे वो छोटा होगा, उस पर कम स्टोरेज होगी, और जो बड़ा वाला ट्रैक होगा उस पर ज़्यादा स्टोरेज होंगी। ठीक है। रीड राइट हेड होता है, दैट इज रोटेटिंग हार्ड डिस्क। इट इज द रीड राइट हेड दैट परफॉर्म्स ऑल द रीड राइट ऑपरेशन। जितने भी रीड राइट ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे ऑपरेशंस यहाँ पर किए जाते हैं, किसके द्वारा? रीड राइट हेड के द्वारा।
To perform a read-write operation on a memory location, we need to place the read-write head. जहाँ पर भी ये ऑपरेशन करना है तो read-write जो head है, इस read-write head को जो है पोजीशन करना होगा वहाँ पर जहाँ पर कि डेटा स्टोर्ड है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, देखिए सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है? टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक। जिस ट्रैक पर एक्चुअली जाना है, अगर कोई ट्रैक है जिस पर जाने में जितना समय लगेगा, पूरे हार्ड डिस्क का जो आपका हेड है, रीड राइट हेड को जाने में जितना समय लगेगा किसी पर्टिकुलर ट्रैक पर, तो उसको हम लोग सीक टाइम बोलेंगे। आगे है रोटेशनल लैटेंसी, टाइम इज टेकन बाय द सेक्टर टू कम अंडर द रीड राइट हेड। जितना टाइम लगता है रीड राइट हेड के अंदर में रोटेट करके, और जो डिस्क है वो रोटेट होगा, और जब रोटेट होगा तो ही तो हेड के अंदर आएगा। तो जितना टाइम लगेगा रोटेशन में, उसको रोटेशनल लैटेंसी बोलते हैं। फिर है डेटा ट्रांसफर टाइम, टाइम इज टेकन टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा। जितना भी अमाउंट हमारे पास डेटा है उसको अगर हम लोग मूव करना चाहते हैं, जितना समय लगेगा उसको हम लोग डेटा ट्रांसफर टाइम कहते हैं। कंट्रोलर टाइम, द प्रोसेसिंग टाइम टेकन बाय द कंट्रोलर। जितना भी ये सब पूरा काम में जितना समय लगेगा उसको कंट्रोलर टाइम कहते हैं। यही आपका पूरा हार्ड डिस्क है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, डीबीएमएस क्या है पूछा गया था एक बार, इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या है, कॉलेज पोर्टल क्या है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डीबीएमएस बोलते हैं, जिसमें कि क्या किया जाता है, कई सारे अलग अलग टाइप के डेटा को डेटाबेस में रखा गया है। किस में रखा गया है? डेटाबेस में रखा गया है। और इस डेटाबेस में रखने के लिए क्या होता है, डेटाबेस में रखने के लिए हमारे पास कई सारे टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं, और उस टेबल में जो है डेटा को रखा जाता है। हम लोगों ने आपको याद होगा कि कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है, ये चीज़ हम लोग HTML में भी देख चुके हैं। ठीक है, HTML में रो कॉलम बनाते हैं ना हम लोग, तो उसी तरीके से जो है हम लोग कई सारा अलग अलग, जैसे ओरेकल में, ओरेकल जो है डेटाबेस की कंपनी है, तो डेटाबेस जो है वो बनाती है ओरेकल, उसमें भी कैसे किया जाता है, या SQL में किस तरीके से क्वेरी लिखते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन शॉर्ट रेफर्स टू टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा विथ अटमोस्ट एफिशिएंसी। कहने का मतलब इसमें बड़ी एफिशिएंटली डेटा को स्टोर किया जाता है, और उसके बाद सारे डेटा को बहुत बड़ी बेहतर तरीके से स्टोर करके हम लोग उसको यूज़ करते हैं। उसी में कई सारे डेटा मॉडल्स को यूज़ करते हैं, कई सारे DBMS के आर्किटेक्चर्स हैं, इसके पीछे कई थियरीज लगे हुए हैं, जिसके कारण हमारा डेटाबेस बढ़िया से चल पाता है ना। तो उसी डेटाबेस के आर्किटेक्चर को डेटा मॉडल्स भी कहा गया है, और उस आर्किटेक्चर में डेटा स्कीमा, डेटा इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ जो है, ये सब डिफरेंट क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिसको कि यहाँ पर यूज़ किया है हमने, ताकि आप DBMS को बढ़िया से समझ पाएँ। ठीक है, तो डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, डेटा मैनेजमेंट DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डेटा का एक ऐसा बेस, मतलब संग्रह करने का जगह, बेस, जहाँ पे जैसे हम लोग बरनी होता है उसमें अचार रखते हैं, राइट, तो ये डेटा को रखने का एक बरनी है। ठीक है, तो डेटाबेस, तो डेटाबेस अगर हम लोग डेटा रख देंगे तो कैसे रखेंगे, उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे कि हमें जब ज़रूरत पड़े तो उसको निकाल सकें। तो इस तरीके से जो है डेटाबेस को आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया पोर्टल। मैंने पहले भी बताया है डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या है। डिजिटल इंडिया पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहां पर कि जितने लोग हैं वो सभी लोग अपना अपना एक पोर्टल बना सकते हैं, अपना अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके थ्रू अगर उनके पास कोई दुकान है, उसको जो है अगर वो दुकान किसी गांव में है तो उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आपके पास जो है डिजिटल इंडिया पोर्टल होता है। डिजिटल इंडिया पोर्टल जो है बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आया है। इसमें कई सारे, अगर मान लिया आपका शॉप है वो लाइसेंस्ड नहीं है, यहाँ पर इस पोर्टल पे जाइए, लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए,
तुरंत सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा और आपके घर पर टीम पहुंच जाएगी, आपके दुकान पे टीम पहुंच जाएगी, इंस्पेक्शन करेगी और आपको लाइसेंस तुरंत हाथों हाथ दे देगी। तो ये सब जो है डिजिटल इंडिया पोर्टल के कारण हो पाया है। कई सारी चीज़ें इसमें हैं जिसमें कि डिजिटल इंडिया पोर्टल ने ऑफ़र किया है ई गवर्नेंस सर्विसेज। कई सारे ई गवर्नेंस सर्विसेज को भी इसने ऑफ़र किया है। ई गवर्नेंस सर्विसेज मतलब गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे सर्विसेज हैं जिसको कि ये बढ़ावा देती है ना। हाई सक्सेसफुल, इसका काफ़ी सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है, काफ़ी सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। तो इसमें जो है आपका कई सारा थर्ड पार्टी सर्विसेज भी इसमें लगा हुआ है ताकि जो है आपका पेमेंट सक्सेसफुल आराम से हो सके। डिजिटल इंडिया पोर्टल ब्रिंग्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यहाँ देखिए, डिजिटल इंडिया पोर्टल ब्रिंग्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रिटेलर्स टू मेक वेरियस बेस्ड सर्विसेज टू मीट देयर क्लाइंट्स, टू सर्व देयर क्लाइंट्स। तो कई बार जो है, अगर मान लिया कि समझिए कि आपका दुकान में एक शॉप है आपका गांव में, तो उस गांव में जो शॉप है उसको बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन अगर आप उस एक बड़े प्लेटफॉर्म पर उसको ले आते हैं तो उसको पूरे सभी लोग, गांव के आसपास लोग भी जानें कि अच्छा इस गांव में एक ऐसा दुकान भी है जहां ये चीज़ें मिलती है। तो वो सब सारे फ़ायदे हैं डिजिटल इंडिया पोर्टल्स के तहत। तो काफ़ी फ़ायदे हैं आपको जो है डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है और कहीं कुछ भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कि डिजिटल इंडिया पोर्टल का क्या क्या मिशन है। तो इसको अगर समझ जाते हैं तो सारा चीज़ आप समझ जाएंगे। कनेक्टिंग द मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स, जो मिडिल और लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको जो है कनेक्ट करना, वर्ल्ड क्लास एक सर्विस देना, ये काम है डिजिटल इंडिया पोर्टल का। ब्रिंग कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर्स डोर स्टेप, मतलब हम जैसे कई सारे कंज्यूमर्स हैं जिनके कारण जो है जो लोग जा नहीं पाते हैं, कई लोग ऐसा है जो चल नहीं पाते हैं, जा कर के सामान खरीद नहीं सकते हैं, तो वे लोग क्या कर सकते हैं, घर पे ऑर्डर करेंगे, सामान घर से ही ऑर्डर करेंगे इंटरनेट के जरिए और वो आपके घर तक आ जाएगा। एनेबल देम टू एक्सेस डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, मतलब उसमें कई सारे और भी सर्विसेज हैं, मतलब सामान जो आप खरीदना चाहते हैं उसके वैरायटीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कई सारे चीज़ों को आप दे सकते हैं। तो कई सारे सर्विसेज हैं जो कि इसके थ्रू हो सकते हैं। वी विश टू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सॉल्यूशन एंड क्रिएटिंग वास्ट ऑडियंस एंड कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन, मतलब अपने नेशन को बढ़िया बनाने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। कई सारे जो आपके जितने भी आपके जो दुकानें हैं वो सब जो है डिजिटल हो जाएंगी, सारी चीज़ें उसमें डिजिटल हो जाएगा। आप उसका फ़ोटो खींच करके और डिजिटल इंडिया पोर्टल पे डाल दीजिए तो उनको ये पता चल जाएगा कि इस दुकान में क्या क्या मिलता है। तो कई सारी चीज़ें इसमें है जिसके कारण हमें कई सारे फ़ायदे हैं, कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर भी और एज अ रिटेलर भी, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आपका कॉलेज पोर्टल है। कॉलेज पोर्टल क्या होता है, देखिए आज के डेट में क्या हुआ है कि जितने भी कॉलेजेस हैं सबको अपना अपना वेबसाइट बनाना है, सबको अपना अपना वेबसाइट तैयार करके रखना है, वेबसाइट बनाना है और बना करके डालना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो AICTE ने कहा है कि जिस कॉलेज का वेबसाइट नहीं होगा उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मतलब ये कि भाई हर कॉलेज का अपना अपना वेबसाइट होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, क्या ज़रूरत है इसका? भाई ज़रूरत तो है। आप जब एडमिशन ले रहे थे तो आपने जाना कि अच्छा पटना 13 भी एक अच्छा कॉलेज है और पटना 7 में भी है, चलो भोजपुर का भी कॉलेज यहाँ चलता है, वो सब इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जानते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही पता चला कि अच्छा यहाँ पे इस कॉलेज में ये ब्रांचेस है, इस कॉलेज में ये इस ब्रांच में ये कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा बुरा है, लैब फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं हैं, टीचर्स कहाँ कौन कौन से हैं। तो ये सारा आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉलेज पोर्टल की वजह से ही आपको मिलता है। अगर इस तरीके का पोर्टल नहीं होगा तो जो है दिक्कतें होंगी।
क्या दिक्कतें होंगी कि भाई कॉलेज पोर्टल के पास जो है अगर इस तरीके का कॉलेज पोर्टल नहीं हुआ तो दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम होगा कि भाई हमारे पास जब कॉलेज में ही कॉलेज का पोर्टल ही नहीं है तो लोग कैसे जान पाएंगे, दूर बैठे जो लोग हैं वो आपके कॉलेज के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें थी। कई सारे कॉलेज एक रूम में खुले हुए थे जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन आज के डेट में वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं। नई चीज़ें, नया जो फंक्शनैलिटी है वो ये आ गया है कि वेबसाइट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉलेज पोर्टल। तो कॉलेज पोर्टल यही है, और इसके साथ जो है आपका एक और क्वेश्चन रह जाता है इस पर्टिकुलर में, एक्सप्लेन नेटवर्क टोपोलॉजी एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स इन डिटेल। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? मैंने कहा था कि जो कनेक्शंस, कंप्यूटर को कनेक्ट करने का जो तरीका है उसको हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। अब कंप्यूटर को कनेक्ट करने का तरीका समझिएगा। बहुत सारे कंप्यूटर हैं, अब सबको कनेक्ट करना है, सब में डेटा ट्रांसफरेंस करनी है। क्या करेंगे हम उसके लिए? अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन टोपोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे? बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी। देखते ही आपको देखिए मैंने एकदम बना दिया है कि बस टोपोलॉजी कैसा होता है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, दूसरा कंप्यूटर तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से, इसी तरीके से जो है कंप्यूटर कनेक्ट होते ही चले जाएंगे। और जब ये कंप्यूटर कनेक्ट होंगे तो इसको जो है हम लोग बस टोपोलॉजी के रूप से जानेंगे। बस टोपोलॉजी में एक बड़ी दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं डाल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कनेक्शन डालेंगे कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। अगर ये वायर कट गया गलती से तो भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अगर कट गया इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा नेटवर्क ही शटर हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। तो हम लोग इसको ज़्यादा इसीलिए यूज़ नहीं करते हैं। जनरली इसको लैन में यूज किया जाता है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क है। समझिएगा ध्यान से कि लोकल एरिया नेटवर्क क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 10, 20, 50, 100 कंप्यूटर आपस में जुड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा कंप्यूटर को हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दिस टोपोलॉजी यूजेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग, मतलब सबसे कम केबल यूज होता है। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका एडवांटेजेस है। ईच कंप्यूटर शेयर सेम डेटा एंड एड्रेस पाथ। हर कंप्यूटर वही एड्रेस पाथ को सेलेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही वायर है। ठीक है, विथ अ लॉजिकल बस टोपोलॉजी मैसेजेस पासेस थ्रू द ट्रंक। तो ये वाला जो है इसको ट्रंक बोलते हैं। ये वाला जो वायर है उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, है ना। डिसएडवांटेजेस भी है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ऐड अ वर्क स्टेशन। एक बार बार जो है एक नया कंप्यूटर लगाना दिक्कत वाली बातें हैं। Have to completely reroute the cable and possibly run 2 additional length of it। तो कई बार जो है हम लोग एडिशनल लेंथ को इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं, नया केबल नहीं जोड़ पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में देखिएगा कि यहाँ पर बीच में एक कंप्यूटर है, बाकी चारों तरफ अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि हर कंप्यूटर अलग अलग जुड़ा हुआ है, और ये हर कंप्यूटर केवल और केवल यही बीच वाले कंप्यूटर जिसको कि सर्वर कहा जाता है इसके साथ जुड़ा हुआ है, और यहीं पर डेटा भेजता है। हर कंप्यूटर यहीं पर डेटा भेजता है और यहाँ से डेटा ट्रांसमिट होता है। तो जनरली जो अभी सबसे ज़्यादा यूज़ में है वो यही स्टार टोपोलॉजी ही सबसे ज़्यादा यूज़ में है। ठीक है, तो ये स्टार टोपोलॉजी है जिसमें कि हम लोग कई सारे टोपोलॉजीज़ को कई सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। आगे अगर चलें तो स्टार टोपोलॉजी के बाद और भी टोपोलॉजीज़ हैं, जैसे रिंग टोपोलॉजी, जो कि आपका क्या होता है, बस टोपोलॉजी जैसा ही है। उसको क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग दोनों तरफ से जो बस टोपोलॉजी का एंड है उसको जोड़ दिया। तो यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर जुड़ेंगे वो रिंग टोपोलॉजी से जुड़ जाएंगे। बस टोपोलॉजी का जितना भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो सारे रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। एक एडवांटेज इसमें ज़्यादा है, क्या है? तो जो डेटा है इस कंप्यूटर से वो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। तो इसमें दो तरफा जा सकता है। फ़ायदा यह है कि दोनों तरफ से अगर जिसमें जहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उससे डेटा चला जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि थोड़ा सा जो है मैंने मैश टोपोलॉजी बताया है, ये कहीं यूज़ नहीं होता है क्योंकि हर कंप्यूटर से बाकी सभी कंप्यूटर से वायर के साथ विथ वायर जुड़े हुए हैं।
तो इतना ज़्यादा वायर जोड़ पाना मुश्किल है। लेकिन अच्छा सबसे यही होता है, बट इतना वायर लगा ही नहीं सकते, कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए जो है ये ज़्यादा यूज़ में नहीं है। सारे पॉइंट्स इसमें लिख दिए गए हैं, एक एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे मेश टोपोलॉजी के अलावे यहाँ पर एक चीज़ और है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज मैंने एक साथ लिख दिए हैं। बस, स्टार, रिंग और मेश के चीप होता है, इजी टू इंस्टॉल है, डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर है। डिसएडवांटेज है किसका? बस का। ब्रेक इन बस, मतलब थोड़ा सा भी अगर टूट गया पूरा इंटायर नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे भी ये भी चीप, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू रिकॉन्फ़िगर है, फॉल्ट टॉलरेंट है। स्टार में फॉल्ट टॉलरेंट है, कहने का मतलब अगर एक कंप्यूटर बैठ भी जाता है, उसके वायर टूट भी जाते हैं, तो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा। मोर एक्सपेंसिव दैन बस, ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव होता है, बस से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है स्टार। क्यों? क्योंकि वायर्स ज़्यादा हैं। रिंग में एफिशिएंट है, इजी टू इंस्टॉल है, रिकॉन्फ़िगर है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहीं पर जो मेश है सिंपल है और आपका फॉल्ट टॉलरेंट भी इसमें ज़्यादा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसके कारण इसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपका फर्स्ट यूनिट पूरा ख़त्म कर दिया है। आई हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट यूनिट। इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कितने हैं? 12 क्वेश्चन हैं, और 12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं हैं। इसमें से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, पक्का रखिए, गारंटी है मेरी। तो भाई आप लोग इसको पढ़ लें, किसी भी हालत में पढ़ लें। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ सब आप ही के लिए कर रहा हूँ। सभी लोग जितने भी मेहनत टीचर्स कर रहे हैं सब आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। बी रेडी, 10 दिन समय है, इस 10 दिन को बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।